अरविंद केजरीवाल इस बार किसी भी हालत में रिपीट नहीं होंगे। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री। हम ना बीजेपी को जानते हैं, ना नीतीश को जानते हैं, ना हम ममता को जानते हैं। हम जानते हैं प्लैनेट्स को। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी को आप सबसे बेहतर क्यों बता रहे हैं? या एक महीने में अगर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं तो बड़ा विनाश, राजा का अंत। पाकिस्तान में निश्चित रूप से आसिम मुनीर तख्ता पलट करेंगे और भारत से युद्ध की फिर से शुरुआत करेंगे। पितृपक्ष को लेकर अगर आप कुछ बताएं कि इसका क्या ज्योतिष की दृष्टि से क्या महत्व है? राह चलते किसी इंसान को आपने अगर पानी भी पिला दिया और उसकी आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकल गया तो 100 पितृपक्ष में किए गए ब्राह्मणों के उपायों से बेहतर है। शादी से पहले जो कुंडलियां मिलाई जाती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। वो पेड़ से कराते हैं, कुत्ते से कराते हैं? कुत्ते का मंगल ठीक हो जाता है, वो अगले जन्म में इंसान बन जाता है। सबसे पहला काम एस्ट्रोलॉजर का है आपकी डेस्टिनी से आपको रूबरू कराना। हिमाचल और उत्तराखंड में भयंकर भूकंप आएंगे, लैंडस्लाइड होगा। 2026 में बॉलीवुड की कोई बड़ी सेलिब्रिटीज की डेथ होगी। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम बदलिए आप अपने। कर्म जो है वो पूर्व जन्म के भी काउंट होते हैं। जिस इंसान ने अपने आगे लिख रखा है ज्योतिषाचार, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामेस्ट्री और पास्ट लाइफ रिग्रेशन और 1-2 चीजें और, वो सारे काम करता है, वो फ्रॉड है। काल सर्वदोष तो सबसे बड़ा फ्रॉड है एस्ट्रोलॉजी का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान वो शख्स हैं जिनकी भविष्यवाणियां बहुत ही चर्चा में रहती है, जिनकी ज्योतिषीय दृष्टि घटनाओं का सटीक चित्र खींच देती है। भारतीय विद्या भवन के गोल्ड मेडलिस्ट लगभग 2 दशक से अपनी सेवाएं ज्योतिष के फील्ड में वो दे रहे हैं। चाहे देश हो या विदेश, चाहे चुनाव हो या युद्ध, उनके आकलन पर लोग विश्वास करते हैं। हमारे मेहमान हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य अंकित अग्निहोत्री। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और मेरे सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम जो मुझे सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर सवाल तो कई हैं, लेकिन मैं शुरुआत उससे करना चाहूँगा, जिस तरह से आप लगातार इसमें लगे हुए हैं वो सिर्फ प्रोफेशन का हिस्सा तो नहीं लग रहा है, एक पैशन है। बिल्कुल। कैसे आप इससे जुड़े, आपका भरोसा कैसा बना? ये सवाल इसलिए ताकि वो लोग जो ज्योतिष को शक की नज़र से देखते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक लेसन होगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे प्रोफेशन चूज़ नहीं किया। आज भी मैं इसके अलावा जो मेरा एक दूसरा प्रोफेशन है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, वो कंटिन्यू रहता है। ये मेरा एक पैशन है और इस पैशन में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, कई बार हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लेते हैं और जितना हम उसमें अपना पुरुषार्थ डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कोई सर्कमटेंसेस बनते हैं कि आप उन चीज़ों को नहीं पा पाते हैं। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं अब उसको, ये प्राइवेसी मेरी है कि मैं उसको शेयर नहीं कर सकता, बट कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को मैंने बहुत मेहनत की। मुझे लगता है कि एक इंसान व्यक्तिगत रूप से जितनी मेहनत कर सकता है उसको पाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने वहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। डेस्टिनी ने सपोर्ट नहीं किया तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। तो मैं जितने एस्ट्रोलॉजर के पास जाता था हर आदमी नई बात बता देता था। फिर मुझे लगता था ये कैसे हो सकता है, या तो सब सेम बताने चाहिए, सब अलग बताने चाहिए। फिर मैं भारतीय विद्या भवन से जुड़ा, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा, फिर ज्योतिष का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया। फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसे अनकहे प्रश्न रहे जो पूरे नहीं हो पाए, उनका कारण मुझे अपने डिटेल चार्ट एनालिसिस से पता चला। तो मेरा ये कहना है कि आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, जैसे 3P कॉन्सेप्ट है, इस 3P में जो फर्स्ट P है आपकी, जो आपका प्रारब्ध है, इसका सपोर्ट जरूरी है। कुछ चीज़ों को जो कि फिक्स कर्मा में डिफाइन हो गई हैं, जो आपको नहीं मिल सकती हैं, तो फिर आप उसको पुरुषार्थ और प्रार्थनाओं से भी नहीं पा सकते। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि उसे कर्म सिद्धांत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कर्म सिद्धांत, मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हो, कर्म सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए कि काम कैसे करता है। 3 तरीके के कर्म होते हैं, दृढ़ क्रम, अदृढ़ क्रम और दृढ़ क्रम, यानी फिक्स, फ्लेक्सिबल, सेमी फ्लेक्सिबल, जो अपनी आप पास्ट लाइफ से लेके आए। तो जो फिक्स कर्मा होते हैं उनको यहाँ बैठा कोई व्यक्ति नहीं काट सकता, ना कोई एस्ट्रोलॉजर, ना कुछ। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ेंगी आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो मेरा यकीन तो ये है कि अगर आप कर्मास को ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, सपोज किसी के बर्थ में, मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखे हैं जो मेरे पास आए जिनके चार्ट में बेबी बर्थ के लिए कोई भी जगह नहीं दिख रही थी, फिक्स कर्मा में कन्वर्ट था। तो उसके लिए वो चाहे जितने एफर्ट्स कर लें, चाहे जितना प्रार्थनाएं कर लें, वो तकलीफ आनी है। तो उस तकलीफ को एस्ट्रोलॉजर का काम है
रेक्टिफाई करना कि आपको ये फिक्स कर्मा से आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप इसको इस टाइम इम्प्रूव करो, इस बर्थ में किसी और बच्चे को आप अडॉप्ट करो, तो आपका प्रायश्चित भी होगा और आपका जो आगामी बर्थ है वो सुधरेगा। अच्छा, ये इसमें आपके कर्म जो है वो पूर्व जन्म के भी काउंट होते हैं, प्रारब्ध जिसको आप कह रहे हैं? बिल्कुल सर, इसलिए काउंट होते हैं कि हर व्यक्ति के मन में सवाल होता होगा, एक 7-8 साल का बच्चा, उसको कैंसर क्यों हो रहा है? उसने कोई पाप नहीं किया, किसी का धोखा नहीं किया, बेईमानी नहीं की, या जो बच्चे जिसने जन्म लिया उसके 3 दिन के भीतर ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, इतना असाध्य कष्ट उसको झेलना पड़ रहा है, क्यों? देखिए, ये बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। जिस समय आपके कर्म जीरो हो जाएंगे, फिर आपको जन्म लेने के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा। आप जैसे ही जन्म ले रहे हैं, आपकी कुंडली का 5th हाउस, जो कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों को दिखाता है, ये कैरी फॉरवर्ड लेके आप आ रहे हैं। एक आप मानिए, जिस समय आप जन्म ले रहे हैं उस समय आपके सर पर एक टोकरी है जिसमें अच्छे और बुरे सारे कर्म है, जो आपकी इनिशियल स्टेट डिसाइड करेंगे, जिसपे आपका पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर सकता। लोग बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ की बात करते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम डेस्टिनी को नहीं मानते। तो आप अपने माता पिता डिसाइड कर सकते हो कौन होंगे। आप इस बर्थ में बैठ के ऐसा काम करो कि आप अगले बर्थ में डिसाइड कर लो कि अंबानी क्या मैं पैदा होऊंगा, ये फिक्स है, नहीं कर सकते। आपका भाई बहन कौन सा होगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपको फिजिकल बॉडी कैसी मिलेगी, हेल्दी मिलेगी, बीमारी वाली मिलेगी, आप पूरी लाइफ बहुत हेल्दी रहो, प्रॉमिस करो कि अगले बर्थ में हेल्दी होऊंगा, ये कंफर्म नहीं हो सकता। तो इसी तरह डेस्टिनी काम करती है कि आप जब जन्म लेते हैं तो आपके प्रारब्ध का निर्माण करती है। ऐसे माता पिता मिलने चाहिए पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, ऐसे भाई बहन मिलने चाहिए, और डेस्टिनी की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको छोड़ देती है कि अब आप पुरुषार्थ करो और प्रार्थनाएं करो, अपनी डेस्टिनी को कितना बना सकते हो, कितना बिगाड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। ज्योतिष को एक विज्ञान की तरह लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से मार्केट फैला हुआ है ना, तो एक उन लोगों के लिए जो हमने पहला सवाल आपसे पूछा था कि जो लोग विश्वास नहीं करते, तो उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं जी। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और मिथ बस्ट होंगे बहुत सारे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी बात करेंगे। श्योर। लेकिन बात पहले प्रेडिक्शन की करते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। कई सारे प्रेडिक्शन आपके शब्द से सच हुए हैं, और उस तरह के प्रेडिक्शन जो कहीं उस समय उम्मीद नहीं लग रही थी, लोग ना कर रहे थे। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या ट्रम्प का आना, पिछली बार की अगर बात करें तो अभी भी आपने बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन किए हुए हैं। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली से स्टार्ट करें तो क्या लग रहा है अभी? तो फिलहाल रेखा, देखिए, दिल्ली में मैं प्रेडिक्शन पहले भी दी थी कि अरविंद केजरीवाल इस बार किसी भी हालत में रिपीट नहीं होंगे, वो नहीं रिपीट हुए। और मैंने कहा यहाँ से इनका जो राजनीतिक भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो दशा शुरू हुई थी शनि की, ये इनके लिए ठीक नहीं थी। और उस दशा की शुरुआत होते ही वो जेल भी गए। उसके बाद उनका लगातार, मुझे तो डाउनफॉल ही दिखता है दिल्ली में, वो मुझे दिखते भी नहीं है जहाँ से उनका हुआ। रेखा गुप्ता के लिए हम अगर कहें तो हम जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो हम एक आपका शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली बनाते हैं। रेखा गुप्ता की जब मैं शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली पढ़ रहा था, उस कुंडली को देखकर मुझे जरूर ये लगा कि ये अपना पूरे का पूरा जो कार्यकाल है पूरा नहीं कर पाएंगे। विद इन 3 ईयर इनका चेहरा बदला जाएगा, और उसके 3 साल के भीतर एग्जैक्ट, बिल्कुल 3 साल से 3 साल 1 दिन भी नहीं होगा, ठीक है। अरे बाप। इसके भीतर इनका चेहरा चेंज होगा। और दिल्ली में जिनकी संभावना सबसे ज्यादा थी, मेरे पास उनका भी चार्ट है, रीड कर रखा है, उनके आने की संभावना प्रबल होगी। ये मतलब कौन है जो आ सकता है जरा? प्रवेश वर्मा जी। क्लियर। रेखा गुप्ता ये 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। रिटर्न में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आज की तारीख है, मैं अगर कोट करूं 11 सितंबर 2025, समय बज रहा है सुबह का 11:30 बजे। नोट कर लीजिए जितने लोग सुन रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और प्रवेश वर्मा के बारे में आप कह रहे हैं, तो प्रवेश वर्मा ने जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था जी पश्चिम दिल्ली से, मुझे लग रहा है, तो एक उनका भी पॉपुलर चेहरा है। बिल्कुल, और वो आएंगे सत्ता में, आप उनको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। अब जरा बिहार की पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं, वो चर्चा में है, इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर हाल जल्दी ही। वहाँ पे क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में एक प्रेडिक्शन तो एकदम क्लियर मैं दे रहा हूँ, नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीतीश कुमार रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और तेजस्वी यादव के जो चार्ट्स बता रहे हैं उन्हें सत्ता सुख मिलना चाहिए। नीतीश के बारे में कंफर्म है ना, क्योंकि मैं कई प्रेडिक्शन देख रहा था तो वहाँ नीतीश को ही बताया जा रहा था कि उनके चांसेस ज्यादा हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर भी वही रिपीट करूंगा, नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैं तो बहुत नियर डियर कर रहा हूँ, अगले 1-2 महीने में ही चीजें सामने आ जाएंगी आपके।
तो मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ नोटिफिकेशन भी आ चुका है, 18 से 20 नवंबर के बीच में रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। चलिए, वक्त ये चीज़ें बताएगा, लेकिन हम लोग नज़र रखेंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल रखिए आप। चिराग पासवान भी चर्चा में वहाँ रहते हैं, उनका क्या भविष्य लग रहा है? चिराग पासवान का भी वहाँ पर मुझे बिहार स्टेट लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा काम करते हुए, चिराग पासवान और एक व्यक्ति और है प्रशांत किशोर है, इनका आवाज़ ज़्यादा है, शोर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन धरातल पर जब हम रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे ये अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख नहीं रहे। बहुत लोग प्रशांत किशोर को किंग मेकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको लीड मिलती हुई मुझे बिहार में नहीं दिखती है। बिहार में इस समय अगर हम तेजस्वी यादव की कुंडली को इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा संकेत मिल रहा है कि एक बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाते हुए, और अगर सब कुछ सही रहा, अब देखिए पॉलिटिक्स में बड़ा रिस्क हो जाता है कि कई बार जीती हुई पार्टी भी सरकार नहीं बना पाती, कमल कहीं और खिल जाता है अचानक से, ऑपरेशन लोटस हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरे जो भविष्यवाणी का जो रुझान है वो तेजस्वी यादव की तरफ जाता है। नीतीश के लिए कन्फर्म, वो तो रिपीट नहीं होंगे। चलिए, अभी तो वक्त के साथ चीज़ें सामने आएंगी और तब एक बार हम फिर मिलेंगे शायद। पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। वहाँ की राजनीति बड़ी उथल-पुथल रहती है, उथल-पुथल चलती रहती है, और सभी की निगाहें इस बार बंगाल पर ज़्यादा है, बिहार से ज़्यादा बंगाल पर। प्रश्न ये उठता है कि ममता बनर्जी क्या अपनी जो मुझे लग रहा है तीसरा टेन्योर होगा या चौथा, जो भी हो उसको रिपीट कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। तो हम ममता बनर्जी का जब चार्ट देख रहे थे 2007 से उनकी शनि की महादशा बहुत बढ़िया चल रही थी, शनि उनके एक्सॉल्टेड है, अच्छी पोजीशंस में चार्ट पे बैठे हैं, और ये प्रेडिक्शंस में शायद अभी खत्म होने वाली है शनि की महादशा। यहाँ से काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाला है ममता बनर्जी के चार्ट में। ममता बनर्जी के चार्ट में मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कहूँगा कि ममता बनर्जी भी बंगाल में रिपीट नहीं करेंगी इस बार। ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का कोई डायरेक्ट इलेक्शन, यानी जो आप जनता के बीच में जाके लड़ते हैं, वो लास्ट इलेक्शन है। और यहाँ से दोनों का जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखता नहीं है। ममता बनर्जी के लिए मैंने सेम प्रेडिक्शन कर रखी है, ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं करेंगी। बंगाल से मुझे कम से कम हज़ारों फ़ोन आते हैं, 90% तो बोलते हैं कि जिस दिन ही हो गया उस दिन आपके ऑफिस में रसगुल्ला भेजेंगे हम बहुत सारा। 10% बोलते हैं कि जो ममता बनर्जी को फॉलो करते वो नाराज होते। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको बोलूँगा कि ममता के लिए भी प्रेडिक्शन कहीं एक जगह मैंने देखा हुआ है, वो हो रखा है कि उनके चांसेस हैं, लेकिन आप यहाँ भी ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ रही है। देखिए, हमें बिना बायस्ड हुए, हम ना बीजेपी को जानते हैं, ना नीतीश को जानते हैं, ना हम ममता को जानते हैं। हम जानते हैं प्लैनेट्स को, किसके प्लैनेट्स किसको सपोर्ट करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी के लिए अच्छा समय है, और हो सकता है बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाए। मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमेशा वहाँ चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि बीजेपी में ये रहता है कि बहुत ज़्यादा जिसका नाम हाई होता है वो मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो वो प्रेडिक्शंस मैं नहीं कर सकता मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी सरकार में आनी चाहिए बंगाल में अच्छी पोजीशंस में। ममता बनर्जी रिपीट नहीं होंगी। चलिए, जियो पॉलिटिक्स की तरफ भी रुक करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अहमदाबाद में ये प्लेन हादसा हुआ, बड़ा ही दुखद रहा, और बहुत चीज़ें इस तरह का कुछ ऐसा हादसे को लेकर कुछ बताया जा सकता है, कुछ और ऐसा? बिल्कुल बताया जा सकता है। आप मेरे चैनल पर जाइए, हमने 3 अप्रैल को प्रेडिक्शन दी है। एक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनती है, यानी हम जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हिंदू नववर्ष होता है उसके हिसाब से कुंडली बनाते हैं। हमने चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की कुंडली बनाई, जो कि 29 मार्च के बाद बनी। 3 अप्रैल को हमने प्रेडिक्शन की, बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, विमान दुर्घटनाएं हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और ये सब आप रिकॉर्डेड है। ये सब तब बोला गया था जब ये कुछ हुआ ही नहीं था, और आप मेरे चैनल पे जाके बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। तो ये क्यों हुआ था कि जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनी थी वहाँ अष्टम भाव में पंचग्रही योग बना था। अष्टम भाव बहुत खराब भाव माना जाता है, दुर्घटनाओं का, परिवर्तन का, नेगेटिविटी का, और वहाँ पर ये इंडिकेशंस था कि कुछ ना कुछ आतंकी हमला भी होगा। और आप देखिए, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता हूँ। हमने 3 अप्रैल को प्रेडिक्शन की थी, और एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि राहु एंड शनि सब सेम डिग्री पर आएंगे जब ट्रांजिट में, तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। 21 अप्रैल को 6:42 के आसपास राहु और शनि सेम डिग्री पर ट्रांजिट के थे। अगले 24 घंटे के अंदर 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला हो जाता है, वर्ल्ड वॉर, पाकिस्तान का वॉर शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखिए लगातार समस्याएं चली रही हैं। लोगों ने बहुत अनाप शनाप बोला, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं मंगल का साल है, दंगल होगा, आग ही आग लगेगी। अब इतना पानी आ रहा कहाँ से आ रहा है इस साल? हर जगह बाढ़ आ रही है, पंजाब डूब रहा है,
प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, तो ये हमारे जो हिंदू ज्योतिष है ये नंबर वंबर को नहीं मानती है 1 से 8 9। हम बात करते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, मेष संक्रांति की कुंडली को, और ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो कि आपके विश्व परिदृश्य की घटनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से विश्लेषण कर सकती है, वहाँ से सारी चीज़ें निकल के आती है। मेरे पास कोई इंट्यूशन पावर नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी डिग्री है भारतीय विद्या भवन की, और मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेस के साथ काम करता हूँ, लॉजिकल काम करता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि मेरे कान में कोई बोल रहा है, मेरे मुंह में कोई बोल रहा है, आके बता रहा है। मैथमेटिकल रीजन दे रहा हूँ। जाके आप जितने लोग भी देख रहे हैं 21 अप्रैल को 6:30 बजे शाम के आसपास ट्रांजिट के राहु और शनि की डिग्री देखें, सेम मिलेगी, और देखिए 24 घंटे के अंदर क्या परिणाम होता है। दोबारा जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा फिर होगा। ये एक पार्ट है, इसको करना चाहिए प्रेडिक्शन में। नाइस। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी को आप सबसे बेहतर क्यों बता रहे हैं? देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी का इसलिए मैं बेहतर बता रहा हूँ कि आप इसमें जो विश्व परिदृश्य की घटनाएं उनका अवलोकन कर सकते हैं, बड़े तख्ता पलट को देख सकते हैं, बड़े राजनीतिक हलचल को देख सकते हैं, ये आपकी सुनामी, भूकंप, ऐसी जितनी घटनाएं हैं इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। तो हमने, देखिए, अब मेरा वो काम नहीं कि जैसे कोई बुरी घटना घटे उसके नीचे मैं रील लगा दूं कि हमने कहा था। इसको कहते हैं किसी की चिता पे रोटियां सेकना। एक बार हमने इंडिकेशन सभी को दे दिया था और वो पड़ा हुआ है। तो ये देखिए अभी पूरा अगले, और यहाँ ईयर एंड से कोई फायदा नहीं है जो दिसंबर बदल रहा है। ये कुंडली है इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली है अगली मार्च तक, यानी जब तक नवरात्रि शुरू होंगी वहां तक ये जो चीजें चल रही है। हम हिंदू नववर्ष को फॉलो करते हुए ये चार्ट हमने बनाया था। पाकिस्तान की चर्चा हुई है तो एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या वहाँ का माहौल दिख रहा है? आसिम मुनीर को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? पाकिस्तान वो व्यक्ति है जो कभी नहीं सुधर सकता, ठीक है, या वो देश है। यहाँ पर बड़ी शांति लग रही है, लेकिन हम एक वर्ष कुंडली का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब भारत की वर्ष कुंडली इस बार बनी है 15 अगस्त को, इसी साल, अभी कुछ ही महीने पहले, 1 महीने पहले, तो वो वर्ष कुंडली कहीं ना कहीं हमें युद्ध की संभावनाओं को दिखा रहा है। पाकिस्तान की कुंडली या पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो इस निश्चित रूप से इसके प्रॉमिस के साथ हुआ था कि इसका विघटन होगा, ये 2 से 3 पार्टों में टूटेगा, क्योंकि उन्होंने कोई एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं किया था। हमारे यहाँ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी फॉलो की गई। अभिजीत मुहूर्त दिया गया रात का 12 बजे। आज़ादी में नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद, ये बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते थे। तो उस टाइम के सूर्य नारायण व्यास, हरदेव शास्त्री जी और इन सबको लगाया कि आप अच्छा मुहूर्त निकालो। तो जितना बेस्ट मुहूर्त निकाल सकते थे उन्होंने निकाला, क्योंकि उस टाइम भी पंचग्रही योग बन रहा था। तो उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए उन्होंने 3rd हाउस में वो पंचग्रही, भारत की टॉरस वृषभ लग्न की कुंडली है, 3rd हाउस में बहुत सारे प्लानेट है, 3rd हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, पड़ोसियों का हवा। तो आप देखिए भारत को जो पड़ोसी मिले हैं वो सारे ऐसे मिले हैं जो कुछ ना कुछ परेशानी करते रहते हैं। पाकिस्तान ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, 4th हाउस उनका खराब है, बांग्लादेश में टूट चुके हैं, ठीक है, आने वाले समय में वो बलूचिस्तान में भी टूटेंगे बहुत जल्द। और युद्ध की संभावनाएं मुझे दिख ही रही है 15 अगस्त के बाद से, और ये आप आगे होते हुए देखेंगे। भारत में द्विजन्म लग्न की कुंडली हुई है, मुंता 7th हाउस में गया है जो आक्रमण, विदेशी आक्रमण को इंडिकेटेड कर रहा है। ये सारी जो चीज़ें आप आते टाइम देखेंगे। आसिम मुनीर खान जैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान की कुंडली भी में चल रहा है, जो कि मेष लग्न की है, वहाँ पर तख्ता पलट की प्रबल संभावनाएं हैं और आप बहुत जल्दी देखेंगे। देखिए सितंबर का महीना है, यहाँ पर एक आपका जो चंद्र ग्रहण है वो 7 तारीख को हो चुका है, 21 तारीख को भी दूसरा आपका सूर्य ग्रहण होगा। मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहती है 15 दिन के भीतर या 1 महीने में अगर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं तो बड़ा विनाश, राजा का अंत, क्रांति, तख्ता पलट। और ये विश्व परिदृश्य में देखिए, आप नेपाल में हुआ ना 7 तारीख के बाद, आप देखिए 2 ग्रहण पड़ने दीजिए कंप्लीट, इसके कुछ महीने बाद आप प्रभाव देखिए, कई जगह जनता के हिंसक प्रदर्शन शुरू होंगे, तख्ता पलट जैसी चीजें होंगी। ये सारी चीजें आप अभी देखेंगे। पाकिस्तान में निश्चित रूप से आसिम मुनीर तख्ता पलट करेंगे और भारत से युद्ध की फिर से शुरुआत करेंगे। और उन्होंने बोल ही रखा है आसिम मुनीर ने, हम तो एक खटारा ट्रक है, भारत है कि मर्सिडीज, हम जब टकराएंगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वो तैयार बैठे हैं। उन्होंने उससे पहले भी बोला है कि आपने सिंधु का पानी रोका तो हम न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे। तो वो तैयार बैठे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर वो एनर्जी आने दीजिए, प्लानिटरी पोजीशंस, वो इम्पैक्ट मेलिफिक आने दीजिए, फिर देखिए आसिम मुनीर कैसे तख्ता पलट करते हैं। 15 के बाद आप बोल रहे हैं युद्ध की स्थिति बन रही है? नहीं, 15 अगस्त के बाद से लगातार चल रही युद्ध की स्थिति। अभी ये 2 ग्रहण कंप्लीट हो जाएंगे, 21 सितंबर वाला भी, उसके बाद से और ये प्रबल हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में ये आपको कार्यक्रम होता हुआ पूरा दिखेगा। ओके। नेपाल की चर्चा हुई तो जरा उस पर भी और डिटेल आप बता दें कि नेपाल, फ्रांस, यहाँ पे जिस तरह से
देखिए, नेपाल में तख्ता पलट तो तय था, जो वहाँ पर स्थितियां चल रही थी और जो वहाँ पर चार्ट्स चल रहे थे। 7 सितंबर के बाद वो चीज़ें और एक्टिवेट हो गई। फ्रांस में भी ये चल रहा है, तो फ्रांस में भी आप कोई बड़ा जन आंदोलन या सरकार का परिवर्तन आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन एक देश को आप इस समय इग्नोर कर रहे हैं, मैं उसको भी हाईलाइट करना चाहूँगा, चाइना को। चाइना में भी आप देखेंगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़े हिंसक प्रदर्शन होंगे और कहीं ना कहीं जो जिनपिंग है, इनकी जो गवर्नमेंट है, हिलेगी या ये जाएंगे। अच्छा। यहाँ पर भी बड़े तरीके से गवर्नमेंट का जो मुझे बदलते हुए दिख रही है। जिनपिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है और बड़ा विद्रोह, हालांकि वहाँ पर जो विद्रोह होते हैं बड़े क्रूर तरीके से दबा दिए जाते हैं। मुझे लग रहा है आज बहुत साल पहले भी एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, 20-30 साल पहले जनता ने, स्टूडेंट्स ने किया था, और जहाँ पर मुझे लगता है कि बड़े निर्मम तरीके से उसको दबाया गया था। लेकिन वो समय अलग था, ये समय अलग है। इस बार भी कोई बड़ा स्टूडेंट आंदोलन या जो जेनजी वाला जो चल रहा है, वहाँ पर भी मूवमेंट होगा। जिनपिंग को जाना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ी बात आप कर रहे हैं, बड़ा प्रेडिक्शन ये भी है चीन की। जी, आप जिनपिंग को भी देखेंगे तकलीफ में फंसते हुए, और ये सारी चीजें चल रही है। जो समय चल रहा है डराने का नहीं है, परिवर्तन का समय है। कई देशों में परिवर्तन होंगे, कई चीजें परिवर्तन होंगी। जैसे कि ट्रंप के लिए अगर मैं बोलूं तो मैंने पहले ही बोला था कि ट्रंप की कुंडली इतनी डिस्टर्ब है कि ये व्यक्ति आते ही पूरे विश्व परिदृश्य को परेशान करेगा। कर रहे हैं वो परेशान। अभी इन पर महाभियोग भी लगेगा, आप देखेंगे आने वाले टाइम में। अच्छा। ये अपने ही देश में घिरेंगे, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के स्टार इतने प्रबल हैं कि अपने जो 4 साल का टेन्योर है पूरा करेगा, महाभियोग को झेलते हुए भी। अच्छा। और उसके बाद जब ये 4 साल का टेन्योर पूरा कर लेगा, तो जब नाम लिखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप काले अक्षरों में। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे इसके नुकसान पता है कि मेरा यूएस का वीजा कभी नहीं लग सकता जब तक ट्रंप है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मुझे जो बोलना है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलना है। बड़ी बात है। ईरान, इजराइल, ये सब जो वॉर चल रहे हैं, जी, इनका क्या भविष्य लग रहा है? देखिए, आने वाले समय में मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, रोहिणी सकट भेदन। जब शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थितियां आती हैं। हर 30 साल में लगभग ये कॉम्बिनेशन आता है। अच्छा। तो ये रोहिणी सकट भेदन का आने वाला समय मुझे लग रहा है, जो कि ये जो 26-27 है, ये थोड़े से डिस्टर्ब ईयर है। यहाँ पर बड़े युद्ध, जैसे कि आपके इजराइल और आपका इराक, ईरान के साथ चल रहा है, रूस, यूक्रेन, ये कहीं पर भी मुझे सुधरते हुए तो नहीं लग रहे, बढ़ते हुए लग रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे ये। लेकिन यहाँ से जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं करता कि कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल रही चीजें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपको हमको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहेगी। शेयर मार्केट को लोग ध्यान दें, जो भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा जिग-जैग मोशन में रहेगी। चलिए, अच्छा, शेयर पे भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कही जाती है इन सब युद्धों को लेके, तो ऐसी भी जी बिल्कुल। देखिए, वर्ल्ड वॉर को हम थर्ड वर्ल्ड वॉर बोले तो थोड़ा डर जाएगा आदमी, लेकिन वर्ल्ड वॉर तो होनी है। लेकिन इस बार वर्ल्ड वॉर ऐसी नहीं होनी है कि हम एक दूसरे पे न्यूक्लियर मिसाइल्स डालेंगे। देखिए, पहली वर्ल्ड वॉर थी जो 1914 में लड़ी गई थी, वो आदमियों की लड़ी गई थी। बहुत लाखों लोग मरे थे, सिपाही मरे थे, वहाँ कोई न्यूक्लियर वेपन्स जैसी चीजें नहीं थी। सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर थी आपकी, ये आपके टोटली न्यूक्लियर वेपन्स पर डिपेंड थी, चाहे नागासाकी, हिरोशिमा, हर जगह पर ये अटैक हुए। थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो आपका है डेटा, साइबर अटैक, साइबर क्राइम, आपकी करेंसी को पैरालाइज कर देना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिखता कि अचानक वो सायरन बजेंगे, क्योंकि सबकी टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लेन बहुत जल्द अंदर घुसा के तबाही मचा दे। ठीक है, भारत में भी आपने देख ही लिया, कोई प्लेन एंटर कर ही नहीं पाया। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें जो बनेंगी वो साइबर को लेके बनेंगी। साइबर अटैक, या फिर आपके जो मैन मेड आपके वायरसेस हैं, इनके थ्रू अटैक करना। आज की डेट में सबसे बड़ी आपकी जो करेंसी है, पैसा नहीं है, आपका डेटा। आपका डेटा अगर चाइना ने हाईजैक कर लिया, आपका बैंकिंग डेटा ले लिया, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। भाई, मुझे फेसबुक, आप मैं एग्जांपल देता हूँ डेटा चोरी का। इसलिए तो बंद हुआ। फेसबुक पे अगर आप देखो, आप बोलो मुझे मर्सिडीज चाहिए, आधे घंटे बाद मर्सिडीज के ऐड आने लगेंगे। उसने आपको, आपकी प्राइवेसी को चोरी कर लिया है, तो डेटा चोरी हो रहा है। तो कंटिन्यू हमें सुन रहा है, देख भी रहा होता है। मैं तो कई बार देखता हूँ कि अचानक मेरे में ग्रीन लाइट जल जाती है, तो मैं कहता हूँ बंद कर दो भाई, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। तुरंत ग्रीन लाइट बंद हो जाती है। हाँ, आप करके देखिए, तब भी कभी भी आपके में या तो ये पिंक लाइट या येलो लाइट आ जाती है, या ग्रीन लाइट। येलो लाइट का मतलब तो कोई सुन रहा है, ग्रीन लाइट का मतलब कोई आपको देख रहा है। तो आज आगे की डेट में जिसने अपना डेटा बचा लिया, उसको प्रोटेक्ट कर लिया। वर्ल्ड वॉर इसी तरीके होगी। मैन मेड वेपन, मैन मेड वायरस हो गए, आपका साइबर क्राइम हो गया, आपका जो आपकी करेंसी है, जो आपकी इकोनॉमी है, उसको डाउन करने के लिए जो नकली करेंसी वाले कॉन्सेप्ट है वो हो गए, आपका डेटा चोरी हो जाना, आपके न्यूक्लियर प्लांट हैक कर लेना,
एनर्जी सप्लाई रोक देना, इस तरीके के जो, देखिए आने वाला समय वैसे भी एआई और कंप्यूटर्स का है, तो आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड वॉर्स का प्रारूप ये होना चाहिए, और यही प्रेडिक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ आप कहीं भी ऐसा नहीं देखेंगे कि भारत जैसे देश में या आसपास के पड़ोसी देशों में कि डायरेक्ट आमने सामने की स्थिति आ रही है। तो अब शेयर के बारे में बताइए, थोड़ा इत्मीनान से बताइए। देखिए शेयर मार्केट को लेके मैं थोड़ा सा इसलिए आप सभी को बताना चाहूँगा, गाइड करना चाहूँगा। शेयर मार्केट हमेशा आपकी जो वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट्स है उन पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक, हाँ। अगर आपका पूरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वर्ल्ड में शांति है, खुशहाली है, जीडीपी है, इकोनॉमी है, बढ़ रही है, शेयर मार्केट भी ग्रो करता है। सीधा सा फैक्टर, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर जो एंटर आती है, जो घुसती है, जाती है, वो बताती है कि जब भी आपकी जो जियो पॉलिटिक्स डिस्टर्ब होगी, इस तरीके की वॉर की सिचुएशंस बनेगी, इकोनॉमी डाउन होगी, बार बार गवर्नमेंट का पलटना, तख्ता पलटना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शेयर मार्केट डाउन जाएगी। आने वाला जो समय लगभग 7-8 महीने का, ये शेयर मार्केट के लिए ठीक नहीं है। गोल्ड को लेकर मैं अभी बोलूंगा अच्छे रेट पे चल रहा है और राइज करेगा, अभी राइज करेगा। ये प्रेडिक्शन है। हाँ, प्रेडिक्शन है। गोल्ड को आप देखेंगे आने वाले टाइम में 2 लाख तक, बहुत जल्दी। 2 लाख तक, बहुत जल्दी। अरे तो भाई जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करें लोग। गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं तो सबसे बोल रहा हूँ, जब वो 70,000 के आसपास था कि लाख तो जाएगा, अभी शायद लग रहा 1.25 लाख के आसपास पहुंचने वाला है, जो MCX पे देखें, ये 2 लाख भी क्रॉस करेगा, और दीपावली तक तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाएगा। 140-145 के आसपास होना चाहिए। ओह जी। और सिल्वर का भी फ्यूचर अच्छा। देखिए क्या है कि जब आपका शेयर मार्केट डाउन होगा तो इन्वेस्टर्स ने सिल्वर और गोल्ड में ही करते हैं, सीधा सा इसमें रूल है, और दोनों मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है आने वाले टाइम के लिए। अच्छा, पितृपक्ष को लेकर अगर आप कुछ बताएं कि इसका क्या ज्योतिष की दृष्टि से क्या महत्व है, क्या एक धार्मिक परंपरा भर है, या फिर इसका ग्रह नक्षत्रों से भी कुछ कनेक्शन है, प्रभाव पड़ता है? देखिए, नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका, ना चैनम क्लेदन्त्यात्तो ना शोषयति मारुता। आत्मा अजर है, अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करती है, जैसे नवीन वस्त्र धारण करते हैं हम। जब हमने ये शरीर छोड़ दिया, ये जितने बंधन है हमारे, वो हमारे शरीर के ही बंधन है, आत्मा किसी बंधन से नहीं बंधी। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अलावा लॉजिक और फिलॉसफी के साथ बताऊंगा। तो मेरा ये मानना है, पितृपक्ष चल रहे हैं, आप अच्छा काम कीजिए, लोगों को हेल्प कर सकते हैं करिए, लेकिन किसी बहुत ज़्यादा रीति रिवाज में मत बंधिए कि मुझे कौवे को खाना खिलाना है तो मेरे फादर के पास पहुंचेगा। सबसे पहले तो जो मैं रूल फॉलो करता हूँ वो सबको करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स इस टाइम जिंदा हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो एक काम जरूर करें इस पितृपक्ष में। आप गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हैं, वाइफ के साथ डेट पे जाते हैं, तो जब तक वो जिंदा है और जब तक ये पितृपक्ष आए, एक दिन उनके साथ बिताइए, उनको शॉपिंग कराइए, उनको ले जाके डेट पे जाइए, खाना खिलाइए, उनको टाइम स्पेंड कीजिए। तो यहाँ से जो ब्लेसिंग्स आएगी वो आपके बाद में, जब आप ये करोगे नाटक कि पिता तो नहीं है, कौवे को आप ढूंढते फिर रहे हो खिलाने के लिए। मेरा इतना लॉजिक है कि पितृ कभी किसी को परेशान नहीं करते, कभी किसी को। आप सोचिए, आपकी मदर है, जब तक वो जीवित रही उन्होंने आपको बहुत प्यार किया, आपके बच्चे को बहुत प्यार किया। ऐसा क्या हो जाएगा कि मरने के बाद वो आपको सताने लगेंगी, पितृदोष आ गया जी, अब तुम मुझे ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर में ये विघ्न बाधाएं कर दूंगी, किसी की शादी नहीं होने दूंगी, किसी की एजुकेशन नहीं, किसी के बच्चा नहीं होगा, पितृदोष आ गया। ये बकवास है, लूटपाट का तरीका है। और देखिए, हर धर्म में मिलावट आती है। ऋग्वैदिक काल के बाद भारत का जो हिंदू धर्म है, इसमें भी मिलावट आ गई। ऋग्वैदिक काल सबसे अच्छा काल था, और जो आपकी ज्ञान और नॉलेज था वो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे। वहाँ पर लेडीज को भी यज्ञोपवीत करने की परमिशन थी, वो भी यज्ञ करती थी। गार्गी, विदुषी, अपाला, ये आपने नाम सुने होंगे। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि लेडीज हवन नहीं कर सकती, फिर आप 100 गायों का दान करोगे। तो देखिए, जो धर्म की क्रांति आती है, पुनर्जागरण काल जिसको बोलते हैं। इसीलिए जब आदमी किसी एक धर्म से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसी समय फिर बौद्ध धर्म आ रहा है, जैन धर्म हो रहा है, जो अहिंसा को प्रमोट कर, अहिंसा के बारे में बात कर रहा है, जो बता रहा है कि आप अपने निराकार जो स्वरूप है ईश्वर का, उसको फॉलो करें, किसी आडंबर में ना बंधे। पितृपक्ष है, ठीक है, मैं सबको बोलूँगा, एक तो आपके अगर माता पिता जीवित हैं, आप उनको जरूर उनके लिए कुछ बेटर कीजिए, और पितृपक्ष में अगर कर सकते हैं तो अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम का मतलब किसी गरीब का पेट भरिए। इसमें ऐसा कोई मेरे हिसाब से बाउंडेशन नहीं है कि आपको ब्राह्मणों को ही खिलाना है, कौवा खाएगा तभी आपके घर में जाएगा, गाय खाएगी तभी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा एक है सभी की। आप किसी की भी आत्मा तृप्त करते हो, राह चलते किसी इंसान को आपने अगर पानी भी पिला दिया और उसकी आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकल गया, तो 100 पितृपक्ष में किए गए ब्राह्मणों के उपायों से बेहतर है।
पितृदोष को लेके तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की परंपरा रही है और किया जाता रहा है कि भाई पितृदोष लगा है तो आपकी शादी में देरी हो रही है, आपको धन नहीं मिल रहा है, संतान सुख नहीं है, और उसको लेके तमाम उपाय हैं। आप ये बोल रहे हैं तो उन सारे लोगों पे तो एक तरह से आप सीधे नकार रहे हैं, वो आपको दुश्मन की कैटेगरी में शामिल कर देंगे। देखिए, मेरे स्टेटमेंट से मैं जो चीज़ बोलता हूँ रिसर्च बेस्ड बोलता हूँ। 50 लोग आते हैं, बहुत हजारों कुंडलियां मैंने देखी हैं, बोलते हैं पितृदोष की हम शांति करा चुके हैं, लेकिन कोई उपाय फायदा नहीं हुआ। पहली बात तो मैं फिर वही कॉन्सेप्ट कहूँगा, आपके पितृ, पहली बात तो ऐसा है कि जैसे ही शरीर उन्होंने त्यागा, आपके साथ जो स्नेह था, जो मोह का बंधन था, खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि अगले 7 जन्मों तक आप ही के साथ जुड़ेंगे। आप भगवत गीता को फॉलो करते हैं तो जो मैंने बताया कि महात्मा ने नवीन वस्त्र धारण किए तो नई जगह गई होगी, किसी और के साथ उसका जो कमिटमेंट है वो पूरा कर रही है। आप यहाँ पर पितृदोष के नाम पर अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। पितृदोष नामक चीज़ मुझे लगती नहीं कोई बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आपके फिक्स कर्मा होते हैं कई मामलों में, जैसे कि मैंने बहुत चीज़ें देखी कि नासिक में 1 लाख रुपए खर्च करके आ चुके पितृदोष की शांति के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तो ओरिजिनल रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि इनके D1 चार्ट, D9 चार्ट, D7 चार्ट, D30 चार्ट, जितने डिविजनल चार्ट है, कहीं से भी बच्चे के लिए प्रमोट कर ही नहीं रहे। तो ये पितृदोष का इम्पैक्ट नहीं है, ये फिक्स कर्मा का इम्पैक्ट है जो उनकी लाइफ में आ रहा है, जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। इसके लिए सिर्फ एक रेमेडी है, ईश्वर की डायरेक्ट आराधना। आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि मिरेकल्स करने वाली जो क्षमता है वो ईश्वर में ही है, किसी व्यक्ति में नहीं है। और ईश्वर केवल कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं। अगर ईश्वर कर्म के बंधनों से बंधे नहीं होते तो राम के पिता जो कि दशरथ थे, उन्हें पुत्र वियोग में नहीं मरना पड़ता। ठीक है, कृष्ण को अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसी तरीके से जितने लोग हैं जो कर्म के बंधनों से, ईश्वर कभी आपको मुक्त नहीं कर सकते। आपके द्वारा की गई प्रार्थना पूजा केवल उसी तरह काम करती है जैसे कि एक छतरी, जैसे कि बारिश हो रही है, जैसे कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होना है, ठीक है, आपकी लाइफ में, और आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हैं, धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अम्ब्रेला छाता आ जाएगा। आप जैसे ही घर से निकले, आपके पास छाता आ गया, जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े, गाड़ी खड़ी हो गई, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। बारिश को होना तो तय था, उसको तो ईश्वर ने भी नहीं रोका, लेकिन आपने अपने पुण्य कर्मों से, प्रार्थनाओं से एक गाड़ी अर्न की, एक छाता अर्न किया, जो कि आपको आगे आपकी मंजिल तक ले गया। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो किसी तरीके की पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं करते, तो वो बारिश में भीगते हुए जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं बीच रास्ते में रुक जाते हैं। मैंने तो जो सवाल बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि इसका पूछूंगा कि दोष किस तरह से लगता है और उपाय, बट आप तो उसको उपाय मैं जरूर बता देता हूँ, उपाय जरूर बता देता हूँ। ये पितृदोष हो और चाहे ना हो, अच्छा, ये सबको करना चाहिए। दिल्ली NCR जैसे बड़े शहरों में वृद्धाश्रम बहुत हैं, और ऐसे वृद्धाश्रम है जहाँ पर लोग पेड, यानी उनको कोई फाइनेंशियल इशूज नहीं है, उनके बच्चे US में है, दूसरी कंट्रीज में, तो उनको ये रहता है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो कोई ऐसा तो होना चाहिए कि मुझे ले जाए। तो पेड सर्विसेज यानी 15,000 20,000 रुपये उल्टा दे रहे हैं वहाँ पर, कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, रूम दिया जा रहा है, सब कुछ, खाना पीना, योगा, मेडिटेशन, और एक ग्रुप बन रहा है तो अच्छे से रहे। तो उनके पास बोलने वाले लोगों की कमी है, बात करने वाले लोगों की कमी है। आप अगर सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में बेहतर हो, ये पितृदोष हो चाहे ना हो, आप किसी भी वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ कुछ समय उन बूढ़े बुजुर्गों के साथ बिताइए। उनका जो आशीष मिलेगा, जब आप उनको हंसाएंगे ना, आपने उनको एक जोक सुनाया, वो खिलखिला के हंस दिए, आप उनके घुटनों के पास बैठे बोले लाओ माँ मैं आपके थोड़ा सा तेल लगा दूं, पैरों में बहुत दर्द करते हैं आपके, तो वहां से जो आत्मा से आपको आशीर्वाद निकलेगा, और वो जो मैं कहता हूँ ना कि झुर्री भरे हाथ वो उनमें कांप रहे होंगे, आपके माथे पर आकर जब रुकेंगे तो सूर्य चंद्रमा से केतु तक सब एक साथ ठीक हो गए। तो ये सबको करना चाहिए, पुण्य काम हमेशा करना चाहिए। आत्मा को अगर आप मानते हैं तो किसी की आत्मा को तृप्त करना, संतृप्त करना, मन से, क्रम से, वचन से, सबसे बड़ा पुण्य ये आप कीजिए। आप नए तरीके से चीजों को बता रहे हैं और बड़े ही लॉजिकल तरीके से काल पात्र के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी बदलती है। आज मैं ये पहन के आया हूँ, ये शर्ट, और ये आज से 50 साल बाद कोई अगर इसको पहन के आएगा तो उसको बोला जाएगा ये तो बहुत पुराने फैशन वाला। मैं धोती कुर्ता नहीं पहनता, मैंने बहुत ज़्यादा चंदन नहीं लगा रखा, मैंने कोई माला, कोई रत्न, कोई जेम्स नहीं पहन रखा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं आप अच्छे काम करो और मैं आपको रिजल्ट डेफिनेटली दूंगा, लेकिन आपका आपके काम पर या कर्म पर अधिकार नहीं है, वो मुझ पर आप छोड़ दो, मिलना है कि नहीं मिलना। आसक्ति मत रखो कर्म में। लेकिन सोसाइटी में ऐसी तमाम चीज़ें बनी हुई है जिससे पब्लिक जो है, दर्शक भी हमारे जो है कंफ्यूज है। तो ज़रा इस पे भी बात कर लेते हैं। जो मिथ बस्ट की बात है, अष्टकूट मिलान, यानी शादी से पहले जो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
छोड़ दीजिए इसको, अष्टकूट मिलान को। अष्टकूट मिलान नहीं, आधे से ज़्यादा तलाक करवा दिए, ठीक है। अष्टकूट मिलान सबसे बड़ा मिथ है एस्ट्रोलॉजी का। आप क्या कर रहे हैं, नक्षत्रों का मिलान कर रहे हैं। अष्टकूट मिलान होने के बाद भी अब मैंने देखे, मैं ये सारी चीज़ें आपको डेटा दे सकता हूँ रिसर्च के साथ, जिनके 28, 28, 30, 30 गुण मिल रहे हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, जिसको डेटा चाहिए मुझसे आके ले ले। एक नहीं 100 कुंडलियाँ दे दूंगा जहाँ 28, 36 गुण मिल रहे हैं। शादी टूटी, 1 साल बाद ही टूट गई। जिनके 12 गुण हैं उनकी शादी आज भी चल रही है। कारण ये है कि सबसे पहला तो जो होना चाहिए देश काल पात्र के हिसाब से कुंडली में भाव मिलान होना चाहिए। आपके जीवन में क्या चीज़ है कि आपकी जिससे शादी हो रही है मन लगा रहे, उसके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि जो किड्स को लेके प्रॉमिस है दोनों चार्टों में अच्छा होना चाहिए, लॉन्जिविटी को लेके प्रॉमिस है दोनों चार्टों में अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों चार्टों में अच्छा होनी चाहिए, आपका कैरियर प्रोफेशन दोनों चार्टों में अच्छा होना चाहिए। तो ये जब भाव मिलान करते हैं आप, एक भाव से दूसरे भाव का मिलान, वहां से जो एक्यूरेसी आती है वो ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप भाव मिलान को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो शादी टूटने की संभावना है लगभग ना के बराबर हो जाती है। लेकिन भाव मिलान आजकल कोई करता नहीं है, और आजकल तो कोई पंडित से भी नहीं करवाता। वो क्या करते हैं, आज बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, उसमें डाला खटखट 28 मिल गए जी, चलो जी हो गई शादी। ऐसी एक बड़ा डाला रखा है मांगलिक मांगलिक। मांगलिक, अगर हम मांगलिक दोस्त को बहुत साइंटिफिकली बोले तो ये केवल एनर्जी मैच मेकिंग का एक पार्ट है। मंगल ऊर्जा उत्साह का कारक ग्रह है। मांगलिक चीजों में क्या होता है कि अगर हम मांगलिक को मान ही ले तो फिर यहाँ पर आपका तो 33 या 40% लोग विश्व में मांगलिक हैं, फिर उनकी शादी कैसे होगी? वो पेड़ से कराते हैं, कुत्ते से कराते हैं ना। कुत्ते का मंगल ठीक हो जाता है, वो अगले जन्म में इंसान बन जाता है, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये भी मिथ है। मांगलिक मिलान बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट करता नहीं है, आप उसको प्रैक्टिकली भाव मिलान में जाइए। ये ऊर्जा मिलान का एक क्रम है। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे मंगलिक में भी ऐसा नहीं कि मंगल मंगल को मिला दो। अगर कोई अष्टम मांगलिक है तो उसे अष्टम मांगलिक के साथ मिलाना चाहिए। कारण साइंटिफिक है। मेरा मन है मैं ट्रैकिंग करूं, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी भरी पड़ी है। ठीक। मेरे लाइफ पार्टनर का मन है कि ट्रैकिंग नहीं करते, यहीं होटल में बैठ के चाय समोसे ब्रेड पकौड़े खाते हैं चाय के साथ, मौसम का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर मिसमैच होगा कि नहीं होगा? एक एनर्जी से भरा हुआ है, और ये एनर्जी हर जगह मिसमैच होगी, चाहे आपकी सेक्सुअल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मिसमैच होगी। तो ये एनर्जी मिलान का एक कॉन्सेप्ट होता है, यही भाव मिलान है। भाव मिलान। अच्छा। इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम एक जो शादी को लेकर प्रेडिक्शन है, पहली तो चीज़ तो हमें सबसे पहले चार्ट में ये फाइंड आउट करना चाहिए कि शादी को लेके प्रॉमिस है कि नहीं है, कहीं डिनाइल ऑफ मैरिज तो नहीं है। अगर डिनाइल ऑफ मैरिज है, फिक्स कर्मा में कन्वर्ट है, तो ऐसे लोगों को शादी से बचना चाहिए। नहीं तो लगातार चाहे वो एक शादी कर ले, 2 शादी कर ले, मैरिड लाइफ को लेकर उनकी लाइफ में दिक्कत आती ही रहेगी। डेस्टिनी क्या चाहती है? सबसे पहला काम एस्ट्रोलॉजर का है आपकी डेस्टिनी से आपको रूबरू कराना, मैच करवाना कि आपके लिए क्या लाइफ पाथ बनाया गया है, आपको कैसे चलना है। ये लाइफ पाथ नहीं है कि आपका मैं कर्जा उतारवा दूंगा, मैं आपका एक्स वापस ले आऊँगा। हमने हजारों के एक्स वापस लाए, ऐसी कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं करता। ये इसका कोई फायदा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि एक्स को वापस लाना, आपको एक ऐसी रेमेडी देने देना कि 30 दिन के अंदर आपकी नौकरी लग जाए, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। आपका करोड़ों का कर्जा उतर जाए। ये जितनी है 2-3 महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो अपने आप को एक तरीके से उन्होंने सिद्ध घोषित कर दिया है। वो खुद बोलती हैं उन्हें किसी भी एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, इंट्यूशन पावर। तो मैं यहाँ पर एक लाइन उनको एड्रेस करके बोल रहा हूँ, जो सिद्ध है, और पूरी जनता को कि जो सिद्ध है वो साध्य नहीं है। तो सिद्ध हो जाएगा ना, जिसको इंट्यूशन आने लगेगी और जिसकी एनर्जी मैच हो जाएगी ऊपर वाले के साथ, वो कहीं नहीं जाएगा। वो तो बैठ जाएगा गंगा किनारे किसी मचान पे देवरा बाबा की तरह, फिर वहाँ अटल जैसे लोग खुद जाएंगे, अटल जी जैसे लोग पूछने, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन वहाँ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो बैठे हैं मचान पे। और शरीर की काया को तो उनको ध्यान ही नहीं रहेगा। आप देवरा बाबा को देखो, नीम करोली बाबा को देखो, ये सिद्ध पुरुष है। ये कि आपको कहीं दिखे, कहीं नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं थे। शरीर की काया पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। 2.5 किलो का आप मेकअप लगा के बैठे हो, फिर आप बोल रहे हो सिद्ध हो। तो ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप सिद्ध नहीं हो, आप फ्रॉड हो, फ्रॉडकास्टर हो। आप एक तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हो। मैं जो चीज़ दे रहा हूँ नॉलेज के साथ दे रहा हूँ, लॉजिक के साथ दे रहा हूँ। आपको मंडेन का एम नहीं पता, आप सरकारें गिरवा रहे हो, बनवा रहे हो। मैं सरकारें गिरवा रहा हूँ तो मैं लॉजिक दे रहा हूँ, और जिसको चाहिए ले। मैं पंचनाड़ी चक्र दे रहा हूँ, सिंहासन चक्र दे रहा हूँ, जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के यूज वर्ड है, जिनके बिहार पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं सरकार चलेगी, गिरेगी, क्या भूकंप आएगा, सुनामी आएगा। ये मैथमेटिकल रीजन है। अगर मैं बोल दूं कि मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूं 2026 की, सुनिए, हिमाचल और उत्तराखंड में भयंकर भूकंप आएंगे, लैंडस्लाइड होगा। दूसरा, 2026 में बॉलीवुड की कोई बड़ी सेलिब्रिटीज की डेथ होगी। तीसरा, किसी पॉलिटिशियन की डेथ होगी, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस बनेगी। और फिर वैसे ही बोल दूं कि 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल, बहुत गर्मी पड़ेगी, चारों तरफ आग लगेगी। ये प्रेडिक्शन नहीं, ये बकवास है, और ये हर साल होता है। आप डेटा उठा के देख लो, कोई ना कोई सेलिब्रिटी हर साल मरता है,
हर जगह भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड आता है, हर जगह टेररिस्ट अटैक होता है, हर जगह कोई आपका बॉलीवुड पॉलिटिशियन कुछ ना कुछ होता है। ये प्रेडिक्शन नहीं है। अगर प्रेडिक्शन है, आप नाम बताओ, जगह बताओ और आप मुझे चार्ट बताओ कि आपने कैसे की प्रेडिक्शन। मैं ऐसी किसी इंट्यूशन को नहीं मानता जो आप बैठ के, मैं सिद्धि नहीं मानता। सिद्धि के लिए आप फिर भगवत गीता जाइए, जहां पर साफ साफ लिखा है जो सिद्ध है कि दुखेश्वनुद्विग्मना सुखेशु विगत स्प्रा वित राग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्यते। जो स्थिर बुद्धि वाला है, जो राग भय क्रोध से मुक्त है और जिसके लिए दुख और सुख समान अवस्था है, वो सिद्ध पुरुष है। तो आप सिद्ध तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप में एक भी रूल नहीं लग रहा है। ऐसे ही एक काल सर्प दोष के लिए भी कहा जाता है, जरा उसके बारे में बताइए। सॉरी, थोड़ा सा मैं जब सुनता हूँ तो थोड़ा सा मुझे दुख ही होता है कि इस वजह से मेरे पास जो लोग आते हैं वो बहुत आहत होके आते हैं, ठगे हुए आते हैं, और मुझसे भी कई बार प्रश्न करते हैं कि हम आप पर विश्वास क्यों करें। क्योंकि आपके जैसे ही भाई बंधु के साथ हम गए थे, उन्होंने हमको बोला था कि एक काम करना, तुम पर जो कर्जा है तो एक तेज पत्ता लेना, काली मिर्च लेना और लाल कपड़े बांध के इधर रख देना, उधर रख देना। कुछ नहीं हुआ, पैसे और ले लिए, हमारे टाइम और खराब हुआ। आप मुझे बताओ कि मैं आप पर विश्वास क्यों करूं। फिर हमें उनको बताना पड़ता है, उनके चार्ट्स को एनालाइज करके प्रैक्टिकली कि आपके जीवन में इस चीज़ को लेके दिक्कत रही है, ये कष्ट रहा है, ये परेशानी रही, तब उनका एक विश्वास वापस जागता है कि नहीं, अगर हम पास्ट सही से कर पा रहे मीन्स कि चार्ट को एनालाइज करने की ताकत आ रही है। सही बात है। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ें बाहर हैं, लोग भ्रम में आ ही जाते हैं, और डाउट आना तो कई बार नेचुरल भी होता है। अब सिर्फ एक ही वजह नहीं होती, कई सारी वजह बिल्कुल जो आपने बताई। काल सर्प दोष एक होता है जिसको मुझे भी एक बार बताया गया था, और उसके लिए नासिक जाना, पूजा पाठ कराना, ये तो होता होगा कि ये काल सर्प दोष तो सबसे बड़ा फ्रॉड है एस्ट्रोलॉजी का, झूठी बीमारी का झूठा इलाज। ये भी नहीं। काल सर्प दोष के लिए मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे, जितनी क्लासिकल बुक है जिनसे पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी चलती है, सबसे पहले नाम ले लेते हैं वृहद पराशर होरा शास्त्र। वहाँ से मुझे कोई श्लोक ला के दे दो जहाँ पर काल सर्प का वर्णन हो। सर्वार्थ चिंतामणि, सारावली, मानसागरी, आपकी चमत्कार चिंतामणि, जातक परिजात, भावार्थ रत्नाकर, ऐसी बहुत सारी क्लासिकल बुक है जिनके आधार पर ही एस्ट्रोलॉजी होती है। ऐसा कोई थोड़ी ना कि मैंने कोई श्लोक बना दिया है नया और मेरा श्लोक है। तो ये जो आई है, ये पूरी एक के.एन. राव जी हमारे जो गुरु जी रहे, उन्होंने तो इस पे बहुत लंबी सीरीज चलाई आज तक पे। अच्छा। कि ये फ्रॉड है, इस पे आप मत पढ़िए, टोटली ज्योतिष का सबसे बड़ा फ्रॉड है। बिल्कुल इसके चक्कर में पढ़िए और देखिए, आपको जीवन में समस्याएं हैं, आपका मन अस्थिर है, आपके दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी आती है। उन लोगों के लिए मैं एक रेमेडी बता देता हूँ, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ। डेली मेडिटेशन कीजिए। भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसकी आप मेडिटेशन करते टाइम कीजिए। आपके मन की अस्थिरता, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका जो इम्पल्सिवनेस है, पैनिक इश्यूज है, सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। आप 3 महीने करो इसको। कहीं किसी नासिक, त्र्यंबकेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं, जाइए लेकिन दर्शन करने चाहिए। ये ढोंग में मत फंसिए जहां पर आप अपना लाख, सवा लाख रुपए लेके बर्बाद करते हैं, उसके बाद भी आपके जीवन में कोई परिणाम नहीं आता। लेकिन अगर ये जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प दोष था। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में काल सर्प दोष था। अमृता प्रीतम, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऐसे भरे पड़े हैं नाम। अब इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई वहां गया हुआ नासिक में कि उसके जीवन में नेहरू जी ने कहा होगा कि पहले मैं काल सर्प की पूजा कराऊंगा तब जाके मैं प्रधानमंत्री का पद लूंगा। ऐसा कुछ नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने नासिक में आके पूजा नहीं कराई होगी सद्दाम हुसैन को पकड़ने से पहले। ऐसे भरे पड़े एग्जाम्पल, तो कहीं कंफ्यूज मत होइए। ये आपको एस्ट्रोलॉजी का काम केवल इतना है कि आपको सही रास्ते पर ले जाना, जो जीपीएस करता है। जीपीएस आपको उठा के थोड़ी ले जाता है, वो तो आपको एक रोड मैप बता दिया कि यहाँ पर इतना रेड दिख रहा है, आगे ग्रीन है, आप उसको फॉलो करते जाओ, जीवन आपका पहुंच जाएगा मंजिल तक। लेकिन जो कुछ कर रहे हो सब कुछ आप करो, गाड़ी भी आप चला रहे हो, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन सब आप झेल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो यही एस्ट्रोलॉजर का काम है। अब मतलब अगर ये है इस तरह से तो जाली बहुत बड़ा है। बहुत पहले से हम लोग सुनते हैं काल सर्प दोष, और ज्योतिष आज से जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, काल सर्प दोष के नाम पर अगर वो ठगे जा रहे हैं तो रुक जाएं, भगवान शिव की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र की घर पर चैंटिंग करें। देखिए उनके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आएंगे और अपनी चीज़ों पर फोकस्ड होंगे। मन की जो अस्थिरता है वो समाप्त होगी। रत्नों को लेके भी कहा जाता है कि रत्न पहनने से जो है ग्रह शांत होते हैं, उपाय के रूप में इसकी बड़ी महत्ता है, इसका बड़ा मार्केट भी है। इसको तो नहीं नकारेंगे या इसको भी नकार रहे हैं? इसको भी नकार रहा हूँ मैं। ये भी एक तरीके का कॉमर्शियल एस्पेक्ट है। ये भी कहीं पर क्लासिकल में पराशर जी या जो हमारे भृगु ऋषि है, ये सब नहीं बता के गए थे कि जब आपकी नौकरी ना लगे तो पुखराज पहन लेना।
गुस्सा हो आपके तो बच्चा ना आ रहा हो तो आप वो ये पन्ना पहन लेना, या जो भी आपका हो चीज है, मून पहन लेना, चंद्रमा का मोती पहन लेना, ये बकवास है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। पुखराज के आप पुखराज की माला गले में पहन लो। अगर आपकी बुद्धि खराब है, आपके कर्म खराब है और आपकी आदतें खराब है, तो कोई आप पर फर्क नहीं आएगा। ये सब बकवास है। ईश्वर के साथ कनेक्ट होइए। ये नग नगीने, देखो मैं कुछ नहीं पहनता, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। मैंने कोई ऐसे बहुत सारे ये नहीं पहन रखे, लपेट रखे हैं, ना मैं कोई चंदन पाटा करके आऊँ। जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप इन चीज़ों से बचें, अपनी डेस्टिनी को पहचानें और उस डेस्टिनी को ठीक करने के लिए अपने ईश्वर को पहचानें। ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो मांगना है डायरेक्ट मांगो। और देखिए, जो चीज़ आप अपने कर्मों के प्रभाव से प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, उसका प्रभाव चिरकाल तक, लंबे समय तक रहता है। जब आपने अपने जीवन के कष्ट के समय ईश्वर की उपासना की, तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ भी कार्मिक बंधन में बंध रहे हैं। ईश्वर फिर कहीं ना कहीं उन कार्मिक बंधन में आपको रिलीफ देगा, रिलैक्सेशन देगा। कुछ भी बोलो, कोई उच्चारण संबंधी दोष नहीं लगता, कोई मंत्र नहीं आता, कुछ मत बोलो, सीधे सामने बात करो जैसे ईश्वर के साथ की जाती है। लेकिन हमारी गलती है कि हम ईश्वर का रोज बैठ के अपमान करते हैं। हम जैसे ईश्वर के पास जाते हैं, हम एक बार भी नहीं पूछते आप कैसे हो, क्या है, मेरे जीवन में आप अच्छा करो। हम सीधे बोलते हैं ये काम कर देना प्रभु, ये काम कर देना, गाड़ी दिलवा देना, घर दिलवा देना, बच्चा नहीं हो रहा बच्चा करवा देना, इस बार मेरा प्रमोशन हो जाए, यूएस का वीज़ा लग जाए। ये वही सेम चीज़ है जब आप किसी के घर आओ। एक बार भी मत पूछो कि आप कैसे हो, और आते ही पूछो कि आपके ड्रॉर में जो पैसे रखे वो दे देना, ये घड़ी आपकी बहुत अच्छी, ये दे देना। वो कह रहा है कि मेरे पास खड़े हो, मेरे पास इन चीज़ों को कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने अगर केवल एक बार ऐसे कर दिया और अपना आशीष दे दिया, तो अपने आप तुम्हारे पास आएंगी। तुम पहले मेरे साथ तो जुड़ो। तुम मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हो और ये जो सांसारिक चीज़ें हैं इनको मान रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि रेमेडी में बताता हूँ जैसे कि आपको करनी है और सबको करनी चाहिए विद लॉजिक। बहुत ये रील वायरल है, बहुत लोग देख भी चुके हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए। आप 3 महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसके लिए किसी दिन की आवश्यकता नहीं, मंडे टू संडे। भगवान 365 दिन 24/7 अवेलेबल है। देखना ये कि आप कब खाली हो। किसी जल्दी में, किसी हड़बड़ाहट में नहीं करना। विष्णु सहस्त्र नाम जब हम करते हैं, तुम्हारे 9 के 9 प्लानेट क्यों ठीक होते हैं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको लॉजिक फिक्स हो जाए। जो 9 के 9 अवतार हैं वो किसी न किसी प्लानेट को रिप्रेजेंट करते हैं। राम को अगर आप देखेंगे तो सूर्य को, कृष्ण को देखेंगे चंद्रमा को, आप इनका नरसिम्हा अवतार मंगल को, गौतम बुद्ध का अवतार बुध ग्रह को, वामन अवतार बृहस्पति को, परशुराम अवतार वीनस को, कूर्मा अवतार शनि को, वराह अवतार राहु को और आपका मत्स्य अवतार केतु को। आप देखिए जब आप पूरा पढ़ रहे हैं सीरीज में नाम, आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो गए। तो आपको वो काम करना चाहिए जो चिरकाल के लिए स्थायी हो। तो आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हुई और ये रेमेडी आप कीजिए। किसी दिन की बाध्यता नहीं, किसी समय की बाध्यता नहीं। गलत पढ़िए, सही पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कभी ये नहीं कहता तुमने मुझे राम की जगह मरा क्यों कहा। सही दे वाल्मीकि जी आपके सामने एग्जाम्पल है कि उल्टा नाम राम का जपा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आपकी भावना क्या ईश्वर के साथ कनेक्ट होते ये मायने रखती है। तो किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, या किसी को धन की प्रॉब्लम है और भी अलग अलग तरह की, तो सब में ये काम करेगा या फिर ये सब में काम करेगा। देखिए आपके 9 प्लानेट कुंडली में 9 के 9 प्लानेट आपके ठीक हो रहे हैं और जिस प्लानेट की वजह से दिक्कत आ रही होगी वो प्लानेट आपका ठीक होकर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। बाकी पर्टिकुलर चीजें भी कुछ है, कुछ मंत्र हैं जो विवाह के लिए होते हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं। जिनकी शादी ना हो रही हो, जिन पुरुष व्यक्तियों की शादी में दिक्कत आ रही हो, ओम पत्नी मनोरमा करके मंत्र उसकी चैंटिंग करें, दुर्गा सप्तशती की। जिन बेटी बहनों की शादी में दिक्कत आ रही है वो ओम कात्यायनी महामाया करके मंत्र है उसकी चैंटिंग करें 5 टाइम्स 11 टाइम्स, जितना उनको कंफर्ट लगे। जिनको संतान नहीं हो रही है वो आपका गोपाल संतान स्रोत का पाठ करें। आप देखिए इम्पैक्ट आएगा। आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं लोगों के चक्कर में। अच्छा, चैंटिंग करने से किस तरह से इम्पैक्ट आता है, थोड़ा सा? चैंटिंग करने से क्या होता है कि आप जब मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों में एक शक्ति होती है, एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो आप अपने पास क्या करते हैं, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास क्रिएट होता है। ऑरा तो आप देखिए देवताएं हैं चाहे सबके पास आपको एक ऑरा दिखेगा। और ऑरा जब पॉजिटिव होगा तो वो यूनिवर्स को मैसेज देगा और वो चीज़ आपके लिए इवेंट होगा। आप देखिए ऑरा का इतना इम्पैक्ट होता है कि कई लोगों के साथ मिलने के बाद ही बहुत बुरा लगने लगता है, नेगेटिव फील होने लगता है। कई लोगों के साथ मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो आपका ऑरा क्लीन होता है, आपके मन की शुद्धिकरण होता है और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती है। और देखिए ईश्वर सब कुछ करने में सक्षम है।
वो अगर अपने पर आ जाए तो चमत्कार करते हैं, उसी को मिरेकल कहते हैं। आप देखिए ना, रेलगाड़ी के नीचे से भी बच्चा बच जाता है, पलंग से गिर के आदमी की मौत हो जाती है, बाथरूम में फिसल के मौत हो जाती है, बड़े से बड़े रोड एक्सीडेंट में खरोच नहीं आती, यूं झाड़ के खड़ा हो जाता आदमी। तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है तो फिर तो सब कुछ हो सकता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से कनेक्ट करना है। इसमें उच्चारण संबंधी दोष की कोई बाध्यता नहीं है। पढ़िए, धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते आप मरा की जगह राम बोलना शुरू कर ही देंगे, लेकिन शुरू कीजिए। वेरी नाइस। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, उसको भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पहली बात तो ज्योतिष शास्त्र का और न्यूमरोलॉजी का कोई भी संबंध नहीं है। सॉरी, मैं आपके यहाँ पर रोक रहा हूँ बीच में। ये ज्योतिष शास्त्र हमारा वैदिक ज्ञान है। अच्छा। और ये वैदिक ज्ञान 5000 सालों से भी पुराना है। और ये ज्ञान मैन मेड नहीं है, मैंने आपने या किसी ने नहीं बनाया। ये सीधे भगवान शिव से डाउनलोड हुआ है, पराशर जी को, ऋषियों को, भृगु को, वहां से फिर ये ट्रांसफर होकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। और इसको हम कर रहे हैं, बट काफी हद तक डैमेज भी हो चुका है। जितना बचा है उसको प्रिजर्व करके हम आगे चल रहे हैं। न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में तो न्यूमरोलॉजी पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज से आई है। जेनेरिक हो सकता है, लेकिन ये आपके कर्म सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। मैं कितनी बार एग्जांपल दूं, जिसको चेक करना आ जाए। जिस व्यक्ति का जो मेरे ऑफिस के मैं मुकेश अंबानी का एग्जांपल देता हूँ, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है शायद 19 है, ईयर मुझे याद नहीं है, और जो नीचे मेरे चाय बेचता है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक ही है। जब दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक है तो फिर आप क्या करोगे? सारे लूसो ग्रेड और ये जितने दुनिया भर के एक ही तो बनाओगे आप। लेकिन दोनों की डेस्टिनी अलग है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम बदलिए आप अपने नाम में। मुझे आप 10-15 लोग बता दो जो नाम बदल के फेमस हुए हैं। मैं तो एग्जांपल लेता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने तो कोई नाम थोड़ी बदला होगा अपना, महात्मा गांधी ने कोई नाम थोड़ी बदला होगा, अब्राहम लिंकन ने थोड़ी कहा होगा कि मैं अगर यूएस का प्रेसिडेंट बनना है तो पहले नाम बदलूं। इन लोगों ने कर्म से पाया है, चीज़ों को मेहनत से पाया है। तो नाम बदलने के बाद एक मैं वर्ड यूज करता हूँ जो कि वहाँ से आया है कि कर्म आपके ठीक आपको उसी तरह फॉलो करते हैं जैसे कि 1000 गायों के झुंड के बीच में एक जो बछड़ा होता है अपनी माँ को पहचान लेता है। आप पूरी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, बड़े आराम से हो जाएगी। तो आप क्या सोचते हो, आप अमिताभ बच्चन बन जाओगे? नहीं बनोगे। उसकी जो डेस्टिनी है वही रहेगी। नाम बदलने से, जेम्स बदलने से, पहनने से आपके जब तक कर्म ठीक नहीं होंगे और कर्म सिद्धांत जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो। मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अब नाम बदल लिया तो साफ सब ठीक हो जाएगा। एक बड़ा ये चलता है, ये भी मैं आज बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा सा जो वास्तविकता है और लगेगी। मैं किसी नॉलेज को कम नहीं बोल रहा हूँ, चाहे न्यूमरोलॉजी हो सकता है उनका कुछ हो, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं, क्योंकि मैंने उसके फेलियर्स होते हुए देखे हैं। अच्छा, ठीक है। चाहे आपका पामेस्ट्री हो, चाहे आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, बहुत सारे आजकल ये चीजें चल रही है। ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी विद्याएं हैं कि इनको पाने के लिए, पूरा इन्हीं को पाने के लिए एक जीवन कम पड़ जाता है। एस्ट्रोलॉजी है, पूरा जीवन लगा दो, 30% से ज्यादा आप नहीं सीख सकते हो, बहुत वास्ट है। तो जिस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे, मैं बता रहा हूँ कि आपको पहचान कैसे करनी है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। जिस इंसान ने अपने आगे लिख रखा है ज्योतिषाचार, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामेस्ट्री और पास्ट लाइफ रिग्रेशन और 1-2 चीज़ें और, वो सारे काम करता है, वो फ्रॉड है। ये उसी तरीके से है कि अगर कोई आदमी लिख दे MBBS, MD, फिर आयुर्वेद, फिर होम्योपैथिक की भी डिग्री है, फिर यूनानी भी है मेरे पास, आप बताओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है एक लाइफ में? नहीं हो सकता। अगर MBBS MD हो तो उसी में लग जाएंगे 15-20 साल आपके। फिर आप बोलो मैं यूनानी का भी डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेद का भी डॉक्टर हूँ, मैं आपका होम्योपैथ का भी डॉक्टर हूँ, फिर मैं नेचुरोपैथी भी कर लेता हूँ। तो भाई इतना ज्ञान आया कहाँ से तुम्हारे अंदर? आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस ज्ञान को लेने के लिए समय चाहिए। समय को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना। समय तो जितना जिस चीज में लगेगा, एस्ट्रोलॉजी सीखने में लगते हैं 15-20 साल ढंग से तो लगते हैं, और पूरा जीवन लगा दो तो नहीं सीख सकते हो। ये भी एक कटु सत्य है। क्या आप बोलोगे आज मैं जितने लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं ज्योतिषाचार्य, वो सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं। हर व्यक्ति को अपने नाम के आगे ज्योतिष विद्यार्थी ही लिखना चाहिए, चाहे जितना ही उसको ज्ञान हो जाए। कारण क्योंकि आप उसके ज्योतिष के आचार्य तो कभी बन ही नहीं सकते हो। पूरा जीवन लगा दो आप, 365 दिन। लोग बोलते हैं मैंने 10,000 कुंडलियां देखी, 35,000 कुंडलियां देखी हैं। आप अगर ईमानदारी से देखो तो मैक्सिमम एक दिन में 8 से 10 कुंडली देख सकते हो। आपकी महीने में कितनी कुंडली होगी? 300। ठीक है। साल में कितनी कुंडली हो गई? 3600। अब 10 साल आपने बिना रुके, बिना खाए पिए, बिना कोई छुट्टी मनाए देखी, तो भी आप 36,000 कुंडलियां आप देख पाओगे 10 साल में। 20 साल में 72,000। मैं मैथमेटिकल देख रहा हूँ।
जितने आ रहे हैं आपको न्यूज़ में, हमने लाखों कुंडलियां देखी है। कैसे देख ली भाई? लाखों, 20 साल का तो मैंने डेटा दे दिया। तुम 72,000 से ज़्यादा कुंडलियां देख नहीं सकते जब तुम एक भी संडे मंडे होली दिवाली ना मनाओ। फिर तुम कह रहे हो लाखों कुंडलियां देखी मैंने, कैसे देख ली बताओ? ये आप भी जानिए, डेटा पर खेलिए, लॉजिकल पर रहिए, लॉजिकल चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सही बात है। और दिखावे वाली चीज़ें भी तो काम करती है। जैसे न्यूमरोलॉजी को आपने खारिज किया, तो सेलिब्रिटीज़ बहुत इसको फॉलो करते हैं और दिखाया जाता है कि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी ज़िंदगी बदली। कुछ एक्चुअली जो दिखाया जाता है वो उनको दिखाया जाता है तो सक्सेस हो गए, लेकिन उनके पीछे की मेहनत को नहीं देखी जाती। आमिर खान ने 2 ए लगा लिए। आपने आमिर खान की मेहनत देखी कभी? अगर कोई रोल करना है तो कितने घंटों, कितने दिनों तक, वो कितने महीनों तक, कितने सालों तक वो मेहनत करता है। दंगल के लिए वेट बढ़ा रहा है, वेट घटा रहा है, कितना पुरुषार्थ कर रहा है, वो नहीं देखा आपने। वो देख लिया, डबल ए कर दिया, मैं भी डबल ए कर लूं। तो ये फिर अरबाज खान और तुषार कपूर क्यों फ्लॉप हो गए? उन्होंने भी तो नाम बदला था। अच्छा, तो यही है कि हमें क्या है कि हम गलत चीज में ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं, सही चीज पकड़ लेते हैं। आमिर खान के नाम के आगे 2 ही लगे, हम भी लगा लेते हैं। भैया पहले 99.99% जो काम कर रहा है उसकी मेहनत ही काम कर रही है। अब देखो कितना कमिटेड है वो अपने काम को। आप हैं उतने कमिटेड। अगर आप उतने कमिटेड हैं तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की, किसी की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ जो कर्म योगी है उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? अगर आपकी विल पावर मजबूत और आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें ओवरकम कर सकते हो, आप अपना काम करते रहो, आप निकल जाओगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी क्या करेगा? आपको सही टाइम ही तो बताएगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, फिर आगे बढ़ना। आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, प्रार्थनाओं पर भरोसा है, लगे रहिए अपने काम में, आपका सफल जो लक्ष्य है सफल होगा। स्वास्थ्य ज्योतिष को लेकर मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्या इसमें कुछ इस तरह का प्रावधान है कि कोई अगर बीमार है या होने वाला है या फिर उसको असाध्य सी कोई दिक्कत है तो इसके ज़रिए मदद मिल जाए या कुछ पता चल जाए? देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि जो जन्मजात रोग होते हैं, उनको हम कुंडली देखते हैं, जैसे बच्चा पैदा होगा पता चल जाएगा कि इसको कोई ना कोई जन्मजात रोग है। 5वें भाव 8वें भाव लगन का संबंध आएगा। इसी तरीके से आगे चल के कौन सी कुंडली किस बीमारी के लिए प्रोन है। क्या आपकी कुंडली कैंसर के लिए प्रोन है? गुरु राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, लगन लॉर्ड 11th हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो आप किसी को एडवाइस कर सकते हो कि आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। किसी का वीनस डिसबैलेंस है तो आप उसको बोल सकते हो, चंद्रमा डिसबैलेंस है कि पीसीओडी जैसी इनको समस्याएं आएंगी लेडीज़ में, आप बता सकते हो। आप अभी से इनका ध्यान रखो, अभी से अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो बीमारियां तो आप बता ही सकते हो, टीवी, हार्ट अटैक, सूर्य की स्थिति, चौथा भाव, ये सारा कैलकुलेशन करके बताओ कि आपको हार्ट की समस्या होगी, आपको बचना चाहिए। होगी बता सकते हैं? होगी, ये आप बचपन से बता सकते हो कि आप अपना लाइफस्टाइल, प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन कि आपको होगा। ये तो पहला पार्ट हो गया प्रॉमिस का कि आपके चार्ट में ये डीएनए है, आपको ये बीमारियां होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है। उसके बाद फिर आप दशाओं के माध्यम से और ट्रांजिट के माध्यम से उन इवेंट होने का सही टाइम बता सकते हो कि अगले 3 महीने के भीतर अगर आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे या आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा, ये प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए। ठीक है, हार्ट अटैक आना लिखा है, आएगा, या जो मेडिकल इश्यूज आएंगे, लेकिन वो इतने कम हो जाएंगे कि आपको हो सकता है घर पे ठीक हो जाओ मेडिसिन खा के। केवल बीपी बढ़ जाए आपका उस टाइम, क्योंकि आपने अपना पुरुषार्थ किया, अपना जो रूटीन है मॉर्निंग वॉक ये ठीक किया, मेडिसिन ली और प्रार्थनाएं की कि ईश्वर मुझे कष्ट से रक्षा करना, तो बहुत हल्का न्यूनतम होकर निकल गया। दशाओं के माध्यम से आउटकम दशाएं में बता देती है कि जैसे आप किसी बीमारी में है, आप आईसीयू में है, ये व्यक्ति घर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी प्रश्न होता है हमारे सामने। क्या करें इनका, इतने दिन हो गए, बहुत खर्चा आ रहा है, तो हम उसमें कोट चक्र का इस्तेमाल करते हैं। मैं देखिए हर वर्ड का लॉजिक दे रहा हूँ, कोई इंट्यूशन पावर नहीं है मेरे पास और किसी के पास नहीं है। तो कोट चक्र हम बनाते हैं। कोट चक्र आपके जन्मकालीन नक्षत्र के हिसाब से बनता है, उसमें कोटपाल, कोट स्वामी की स्थिति से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस दिन रतन टाटा की डेथ हुई थी और सभी लोग जिनको आता है एस्ट्रोलॉजर को कोटपाल बना के देखिए, कोट चक्र, वहाँ पर कोट स्वामी एकदम कोट के बाहर है, जो ये दिखा रहा था कि ये वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो ऐसी बहुत कंडीशंस में आपको हेल्प मिल सकती है। लॉन्जिविटी आप देख सकते हैं, बट जो आयु है ये बहुत रेयर केस में देखनी चाहिए। और ये जब व्यक्ति बहुत असाध्य स्थिति में हो और जब हमें डिसीजंस लेने हो कई बड़े, तब हमें देखना चाहिए। कोई भीषण एक्सीडेंट होने वाला और आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है 4th हाउस जो व्हीकल्स का है, शुक्र पीड़ित है आपका, मंगल पीड़ित है, अष्टम भाव में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सडन दुर्घटनाओं को दिखाती हैं, तो आप बोल देंगे कि आपको हमेशा व्हीकल चलाते टाइम केयरफुल रहना चाहिए। और ये टाइम फ्रेम है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, यहाँ पर मुझे आपकी दुर्घटना दिखती है। आप या तो व्हीकल ना चलाएं या ड्राइवर रखें या केयरफुल होकर चलाएं। और इसमें ध्यान जब आप रखेंगे और प्रार्थनाएं करेंगे तो चीज़ें तो होंगी, लेकिन बहुत न्यूनतम होकर निकल जाएंगी।
जैसे आपने बोला कि यहाँ से यहाँ तक डिविजन मुझे दुर्घटना दिख रही है, तो वो तो एक तरह से प्रेडिक्शन है, वो तो होगा ना एक तरह जो आपने कहा जी। तो फिर उसको बता के फायदा क्या हुआ? बता के फ़ायदा हुआ कि आपको जैसे बता दिया गया कि आपका एक्सीडेंट है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे व्हीकल ठीक चलाना है, और आप प्रार्थनाओं को, आपको रेमेडी भी बताई गई, ईश्वर के साथ आप कनेक्ट होकर प्रार्थनाएं कीजिए, तो गाड़ी आपकी टकराएगी लेकिन उस गाड़ी में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप प्रोटेक्ट होकर निकल जाएंगे। अच्छा। क्योंकि मैं अल्टीमेट जो डिसीजन हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि भाई मेरी रक्षा करना, आप ये दिख रहा है और अगर ये फिक्स कर्मा में नहीं है तो ये टल जाएगा। अब किसी की लॉन्जिविटी ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है उस टाइम ड्यूरेशन में, तो एक्सीडेंट भी होगा और कहीं ना कहीं उसकी डेथ भी होगी। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि व्यक्ति की लॉन्जिविटी कितनी है इस टाइम, और कितनी ओवरऑल उसको अपनी लॉन्जिविटी लेकर आया है। ये शेयर नहीं करनी चाहिए, और जब तक कोई पूछे ना बतानी नहीं चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में भी एक रूल है, एस्ट्रोलॉजी को हमेशा मौज काटने के लिए नहीं जाना चाहिए कि चलो आज चेक करते हैं एस्ट्रोलॉजर कैसा है। पहले तो उन्हीं व्यक्तियों को जाना चाहिए जिनके जीवन में कुछ कष्ट हो, परेशानी हो, प्लस अपने प्रारब्ध का जितना पार्ट वो पूछना चाहते हैं वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर बता देगा रीड करके। आपको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ये चल रहा है, ये दशाएं चल रही हैं, ये ट्रांजिट चल रहा है, इस हाउस पर इम्पैक्ट है, तो कुछ जॉब चेंज हो गई होगी आपकी, या चली गई होगी, या संतान को लेके कष्ट चल रहा है इस टाइम, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, 6, 8, 12 की दशा चल रही है, तो कोई मेडिकल इशूज़ चल रहा है, बीमारी से ग्रस्त हो आप, 22वां दृष्टिकोण 64वां नवांश एक्टिवेट है, हेल्थ के इशूज़ है, तो वो बता देगा। उसके बाद आप जो जानना चाहें फिर आप उससे पूछें। प्राइमरी तो वो आपको खुद ही बता देगा कि आप क्यों आए उसके पास। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होती हैं, जैसे आपने चर्चा की, कोई जन्मजात बच्चा ही है, ADHD इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ इस तरह की असाध्य बीमारी हो गई जो बचपन से ही है, तो वो उसके होने के बाद भी कोई रेमेडी है इसमें? बिल्कुल। देखिए ADHD या जितनी भी मानसिक समस्याएं होती हैं, कई लोग आप देखते होंगे मेंटल डिसीज के साथ परेशान रहते हैं। तो 3 प्लैनेट हमें इसे बेसिकली परेशान करते हैं, मून यानी कि चंद्रमा, जुपिटर यानी कि गुरु, मरकरी यानी कि बुध। इन तीनों प्लानिटरी पोजीशंस को आप ठीक कर लेते हैं वैदिक रेमेडीज़ के थ्रू और ईश्वर की प्रार्थनाओं के थ्रू, तो ये काफ़ी हद तक आपका रिकवर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 12 साल के बाद ऐसी प्रॉब्लम के साथ निकल गए हैं, अगर उन्होंने ये रेमेडीज़ की हैं और ईश्वर पर भरोसा किया है। 12 साल के बाद? जी। तो इतना टाइम लगता है? हाँ, बच्चों में कई बार होता है कि उनकी कुंडली 12 साल के बाद ही एक्टिवेट होती है। अच्छा। कई लोगों की बात नहीं बताओगी। शुरुआत के 4 वर्ष जो माता के पूर्व जन्म के कर्म है उनका रिजल्ट आता है, अगले 8 वर्ष पिता के जो पूर्व जन्म के कर्म है उनका रिजल्ट आता है बच्चों पर, और अगले 8 से 12 वर्ष तक उसके जो पीछे के काम है उनका। जो सही प्लानिटरी पोजीशंस लेके आया है वो 12 साल के एक्टिवेट होती है। तो कई बार बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी मैंने देखी 12 साल के बाद चेंज हो जाती है। बोलते ही बिल्कुल पढ़ने में बेकार था, अचानक 13वें 14वें साल में पढ़ने में एक्सपर्ट हो गया, उसका जुपिटर काम करने लगा, उच्च का गुरु। तो ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं बच्चों के चार्ट में जो एक्टिवेट होते हैं, तो इन चीज़ों से आराम दे देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है और आयुर्वेद, इनको तो अगर मिल के चले तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बात है कि हमारी पुरातन संस्था, पुरातन ज्ञान है आयुर्वेद भी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, देखो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वात, पित्त, कफ जैसी डिसीज को डिफाइन करते हैं, कौन सा प्लानिट वात के लिए, कौन सा पित्त के लिए, कफ के लिए, और आपका आयुर्वेद भी इन पर बेस्ड है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये सनातन के लिए बहुत बड़ा एक जीत होगी, और कई हद तक हम ये जो आपके फार्मास्यूटिकल माफियाज हैं इनसे बच जाएंगे, क्योंकि कई बार हमें अननेसेसरी परेशान करते हैं ये। तो ये ऐसा कई बार एस्ट्रोलॉजर बता देता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ भी नहीं होना, और सही में ये होता है, डॉक्टर कंफ्यूज करते रहते हैं उसको। सूर्य उपासना को लेकर सर क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई महत्व बताया गया है? क्योंकि बिहार में एक छठ पूजा बड़ा पर्व है सूर्य उपासना को लेकर। देखिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो इन ग्रहों का महत्व जानते थे। उन्होंने किसी न किसी पूजा से हर ग्रह को, पेड़ को बांध दिया। जैसे पीपल का पेड़ ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। सूर्य जितना मजबूत होगा उतना ही आपको नेम, फेम, समृद्धि मिलेगी जीवन में। और ये दो प्लानेट है, सूर्य और चंद्रमा, इनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फील ऐसे कर सकते हैं, विंटर्स में आप देखिए जिस दिन सूर्य नहीं निकलता उस दिन आप बड़ा लो एनर्जी फील करते हैं, मन करता है रजाई में घुसे रहो या पोस्टपोन कर दो काम। आप देखिए सुबह 9 बजे बढ़िया विंटर में नवंबर दिसंबर धूप निकली हुई तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट आप उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। तो सूर्य उपासना कहीं ना कहीं आपके जो ऑरा है, आपका व्यक्तित्व, उसका प्रभाव बढ़ाता है और आपके जीवन में समृद्धि लाता है, नेम, फेम, ऐश्वर्य, यश को लाता है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने किसी न किसी पर्व के साथ सूर्य को बांधा है। सूर्य की जब आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में बेहतर आता है। देखिए बिहार में छठ पूजा होती है, सूर्य की उपासना करते हैं, निश्चित रूप से उनके बाद उनके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर ही होता है। इसी तरीके से हर प्लानेट की आपको उपासना करनी चाहिए।
लास्ट में मैं 9 के 9 प्लानेट ठीक करने की आपको एक रेमेडी बता देता हूँ। कोई रुपया नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना, हर जगह बताता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम आपने किया ही, वो ठीक है। दूसरा, आप एक संकल्प लीजिए। इस संकल्प में पैसा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता, केवल भावना से चाहिए। सभी लोग जिनको अपने 9 के 9 प्लानेट ठीक करने, ये एक अल्टीमेट रेमेडी पहली बार मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ और उसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आए पिछले 1 साल में मेरे पास। आप अपने घर के आसपास कोई भी गौशाला होगी, गायशाला, जहाँ पर गाय रखी होती है, उन गौशाला जाइए किसी भी दिन, सोमवार से लेके इतवार तक, जिस दिन आपके पास टाइम हो। थोड़ी देर वहाँ समय बिताइए और आपको जो गाय अट्रैक्ट करे, कोई ना कोई गाय, मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ आपको अट्रैक्ट करेगी। अच्छा। आप उसके पास जाओ, फिर आप एक संकल्प लो कि आप इस गाय को गोद लेते हैं। गोद लेने का मतलब इसका जो खाने पीने का खर्चा है, XYZ अमाउंट, वो आप गौशाला देंगे और नित्य प्रति यहाँ पर आके इनसे मिलते रहेंगे जब आपको समय होगा। फिर आप देखिए आपके 9 के 9 प्लानेट 1 साल में कहाँ से आपको कहाँ पर ले जाते हैं। गौ सेवा से बड़ा कोई चीज़ या कोई भी उपकार नहीं है। नहीं है पैसे आपके पास, कोई नहीं। वो बोल रहा है कि 10,000 रुपये लगते हैं साल के, अब बोलो कोई बात नहीं, मेरे पास 100 रुपये हैं, आप ये लो मेरे नाम से। भावना चाहिए और जाके आप फिजिकल सेवा करो। जब महीने 2 महीने में समय मिले, गए गाय के पास, गौ सेवा की आपने, चारा खिलाया, उसको साफ सफाई की, जो आपको संकल्प करना है। आप देखिए, मैं वादा करता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। क्या बात है सर, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए और कर्म को आपने प्रधानता देते हुए जितने ये सब क्षेपक जोड़े गए हैं, टोने टोटी, उन सबको एक तरफ सिरे से नकारा और तर्क के साथ नकारा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर आपके जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि, आपको दीर्घायु और सभी को यशस्वी बनाए। थैंक यू सो मच।